हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं फॉर चैप्टर 9 यूनिट 1 दैट इज थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो आपकी मटेरियल में स्टडी मटेरियल में जो भी एमसीक्यूज है हम वही डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following does not represent a difference between internal trade and international trade? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड के बीच का डिफरेंस नहीं दर्शाता, डज नॉट रिप्रेजेंट? ऑप्शन ए, ट्रांजैक्शन इन मल्टीपल करेंसीज। देखिए, दिस रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि इंटरनल ट्रेड में तो आप एक सिंगल करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हो यूजुअली, राइट, जो एक देश का करेंसी है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में मल्टीपल देश इन्वॉल्व होते हैं, तो मल्टीपल करेंसीज भी इन्वॉल्व होते हैं। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंस। ऑप्शन बी, होमोजेनिटी ऑफ कस्टमर्स एंड करेंसीज। देखिए, जब आप इंटरनल ट्रेड करते हो तो मे बी आपको सिमिलर कस्टमर्स मिले एंड आपकी करेंसी भी सेम रहती है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स से डील करना पड़ता है, जिनका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, कल्चर डिफरेंट होता है, नेशनैलिटी डिफरेंट होता है, राइट, एंड करेंसीज भी मल्टीपल करेंसीज इन्वॉल्व होती है, तो होमोजेनिटी नहीं होता। होमोजेनिटी का मतलब होता है सिमिलर, राइट, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में आपको डिफरेंट कस्टमर्स एंड करेंसीज मिलती है, सो दिस डज नॉट रिप्रेजेंट अ डिफरेंस। तो हमारा आंसर यही होना चाहिए, लेकिन बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन सी, डिफरेंसेस इन लीगल सिस्टम, ये भी डिफरेंस दर्शाता है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो लीगल सिस्टम सब कंट्री का फर्क होता है, राइट। एंड ऑप्शन डी सेज नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी डज नॉट रिप्रेजेंट अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 2, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज states that A, national wealth and power are best served by increasing exports and decreasing imports. देखिए, एक कंट्री को अगर अपना नेशनल वेल्थ इंक्रीज करना है तो उसे एक्सपोर्ट ज्यादा करनी चाहिए और इंपोर्ट कम करनी चाहिए। ये कौन सा थ्योरी कहता है? देखिए, ये मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी कहता है, राइट। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है एंड नॉट द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन बी, nations can increase their economic well-being by specializing in the production of goods they produce more efficiently than anyone else. So yes, ये absolute advantage की थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। देखिए, absolute advantage में क्या होता है, दो कंट्रीज के बीच में हम कंपेयर करते हैं, राइट, कि एक पर्टिकुलर गुड कौन सा कंट्री ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पा रहा है, और जो ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पा रहा है उसी को प्रोड्यूस करना चाहिए, इससे इकोनॉमिक वेलबींग इंक्रीज होगी। यही एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का मानना है। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन बाकी ऑप्शन भी एक बार हम देख लेते हैं। चलिए, ऑप्शन सी में क्या लिखा है, दैट द वैल्यू और प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द अमाउंट ऑफ लेबर गोइंग इनटू इट्स प्रोडक्शन एंड देयरफॉर फैक्टर प्राइसेस विल बी द सेम। देखिए, कोई भी चीज की वैल्यू या प्राइस सोलली उसकी लेबर पे डिपेंड है, ऐसा मानना है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का, ठीक है। तो अगेन ये स्टेटमेंट भी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू एक्सप्लेन कर रहा है एंड नॉट एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, तो ये भी इनकरेक्ट है। डी, डिफरेंस इन एब्सोल्यूट एडवांटेज एक्सप्लेन्स द डिफरेंस इन फैक्टर इंडाउमेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। देखिए, जो फैक्टर इंडाउमेंट की कॉन्सेप्ट है इसको कंपैरेटिव एडवांटेज डिस्क्राइब करने में यूज किया जाता है एंड नॉट टू डिस्क्राइब एब्सोल्यूट एडवांटेज। फैक्टर इंडाउमेंट का मतलब होता है कि एक कंट्री के पास कितने रिसोर्सेज है और वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो ये चीज कंपैरेटिव एडवांटेज डिसाइड करने में हेल्प करता है। लेकिन देखिए, एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है ये ज्यादा एफिशिएंसी में फोकस करता है, ठीक है, कि कौन से कंट्री ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहा है, एंड ये सिर्फ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए फैक्टर इंडाउमेंट का कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट एडवांटेज को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं यूज होता, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो करेक्ट ऑप्शन जो हमने पहले भी कहा था इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following theories advocates that countries should produce those goods for which it has the greatest relative advantage?
रिलेटिव एडवांटेज यानी कि कंपैरेटिव एडवांटेज। तो देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज वाली थ्योरी की बात हो रही है, राइट, कि कंट्रीज को वही गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें उसकी कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा है। तो ये थ्योरी किसने दिया था? ये थ्योरी दिया था रिकार्डो ने, राइट, और इस थ्योरी को हम रिकार्डोस थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज भी कहते हैं। तो चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, द फैक्टर इंडाउमेंट थ्योरी, द हेक्सा-ऑलिन थ्योरी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए ऑप्शन में कहीं भी रिकार्डोस थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज या थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो हमें चूज करना पड़ेगा डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following holds that a country can increase its wealth by encouraging exports and discouraging imports? A, capitalism, B, socialism, C, mercantilism, या फिर D, laissez-faire। तो जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं कि मर्केंटाइलिज्म ऐसी थ्योरी है जो कहता है कि अगर कंट्री को अपनी वेल्थ इंक्रीज करनी है तो उसे एक्सपोर्ट ज्यादा करनी चाहिए और इंपोर्ट कम करनी चाहिए, राइट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, मर्केंटाइलिज्म। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन द नंबर ऑफ लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस क्लॉथ एंड ग्रेन इन 2 countries, which country should produce grain? तो देखिए यहाँ पे टेबल में हमें दिया गया है लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस क्लॉथ एंड ग्रेन फॉर कंट्री ए एंड कंट्री बी। तो चलिए ग्रेन की अगर हम बात करें तो कंट्री ए को आप देखिए 80 आवर्स लग रहा है ग्रेन बनाने में, एंड कंट्री बी को लग रहा है सिर्फ 40 आवर्स, राइट। तो कंट्री बी ज्यादा एफिशिएंटली बना पा रहा है ग्रेन को। तो अगर हम एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करें तो कंट्री बी के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, ये ज्यादा एफिशिएंटली बना पा रहा है, तो इसको बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब हम कंपैरेटिव एडवांटेज भी देख लेते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर कंट्री बी ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, तो उसको 40 आवर्स लग रहा है। अब 40 आवर्स में अगर वो क्लॉथ प्रोड्यूस करता तो वो कितना क्लॉथ प्रोड्यूस कर पाता? 0.5 यूनिट्स क्लॉथ प्रोड्यूस कर पाता, राइट, क्योंकि क्लॉथ प्रोड्यूस करने में उसे 80 आवर्स लगते हैं। अब सिमिलरली कंट्री ए के पास जाते हैं, देखिए कंट्री ए को 80 आवर्स लगता है ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए, यही आवर्स में वो कितना क्लॉथ प्रोड्यूस कर पाता? वो 2 यूनिट्स क्लॉथ प्रोड्यूस कर पाता, राइट, क्योंकि कंट्री ए को क्लॉथ प्रोड्यूस करने में 40 आवर्स ही लगते हैं। तो देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसके लिए ज्यादा है? कंट्री ए के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है इन प्रोड्यूसिंग ग्रेन, राइट। अगर वो ग्रेन की जगह क्लॉथ प्रोड्यूस करता तो वो हायर यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाता, लेकिन कंट्री बी का देखिए उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, राइट। तो जिसकी अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट कम है उसी को कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो कंट्री बी को देखिए एब्सोल्यूट एडवांटेज भी है ग्रेन में और कंपैरेटिव एडवांटेज भी कंट्री बी को ही है ग्रेन प्रोड्यूस करने में, तो कंट्री बी को ही ग्रेन प्रोड्यूस करनी चाहिए, कंट्री ए को क्लॉथ प्रोड्यूस करनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा कंट्री बी, क्योंकि हमें पूछा गया है कि विच कंट्री शुड प्रोड्यूस ग्रेन, राइट, सो कंट्री बी शुड प्रोड्यूस ग्रेन। क्वेश्चन नंबर 6, according to the theory of comparative advantage, A, trade is a zero-sum game so that the net change in wealth or benefits among the participants is zero। देखिए जीरो सम गेम का मतलब होता है कि जो ट्रेड का नेट इफेक्ट है वो जीरो होनी चाहिए, यानी कि अगर एक कंट्री को फायदा हो रहा है ट्रेड में तो दूसरी कंट्री को उतना ही नुकसान होना चाहिए ताकि जो नेट इफेक्ट है वो जीरो हो जाए। लेकिन देखिए ये सच नहीं है। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज कहता है कि अगर आप वो चीज की ट्रेड करोगे, वो एक्सपोर्ट करोगे जिसमें आपका कंपैरेटिव एडवांटेज है, और वो चीज इंपोर्ट करोगे जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज थोड़ा कम है, तो इससे दोनों ही जो पार्टिसिपेंट कंट्री है दोनों का ही फायदा होगा, ठीक है। तो नेट इफेक्ट जीरो नहीं होगा, नेट इफेक्ट पॉजिटिव होगा, यानी कि दोनों कंट्रीज कुछ ना कुछ गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। देखिए ऑप्शन बी क्या कहता है कि ट्रेड इज नॉट अ जीरो सम गेम सो दैट द नेट चेंज इन वेल्थ और बेनिफिट्स अमॉन्ग द पार्टिसिपेंट्स इज पॉजिटिव। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज यही कहता है कि दोनों को ही पॉजिटिव फायदा होगा। ऑप्शन सी कहता है कि नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट गेन्स फ्रॉम ट्रेड, विच इज इनकरेक्ट। एंड डी कहता है कि गेन फ्रॉम ट्रेड डिपेंड्स ऑन फैक्टर इंडाउमेंट एंड यूटिलाइजेशन। तो ये भी इनकरेक्ट है। देखिए कंपैरेटिव एडवांटेज कहता है कि ट्रेड
जीरो सम गेम नहीं है, दोनों को पॉजिटिव फायदा होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, given the number of labor hours to produce wheat and rice in two countries, and these countries specialize and engage in trade at a relative price of 1:1, what will be the gain of country X? तो देखिए यहाँ पे दो कंट्रीज दिया हुआ है, कंट्री X एंड Y, और ये प्रोड्यूस करते हैं व्हीट एंड राइस, राइट। और इनको कितना लेबर आवर्स लगता है व्हीट एंड राइस प्रोड्यूस करने में, वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो कंट्री एक्स को व्हीट प्रोड्यूस करने में सिर्फ 10 आवर्स लगता है, लेकिन राइस प्रोड्यूस करने में 20 आवर्स लगता है। तो क्लियरली व्हीट प्रोड्यूस करने में उसे ज्यादा एडवांटेज है। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि कंट्री एक्स की गेन क्या है फ्रॉम ट्रेड, राइट। अब मान लीजिए इनिशियली कंट्री एक्स कोई ट्रेड नहीं करता था, ठीक है, तो वो 1 यूनिट व्हीट बनाता था और 1 यूनिट वो राइस बनाता था। तो उसे व्हीट बनाने में 10 आवर्स एंड राइस बनाने में 20 आवर्स, तो टोटल में उसे 30 आवर्स यहाँ पे लगता था। लेकिन अब कंट्री एक्स ने डिसाइड करा कि चलो मैं ट्रेड करता हूँ विद कंट्री वाई। तो उसने कंट्री वाई से कहा कि देखो व्हीट बनाने में मुझे कम आवर्स लगता है, तो मैं व्हीट ही बनाऊंगा, और तुम्हें राइस बनाने में कम आवर्स लगता है, तुम राइस ही बनाओ, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि हम एक्सचेंज करेंगे, मैं तुम्हें व्हीट दूंगा और उसके बदले में तुम मुझे राइस दे दो। 1:1, एक यूनिट के लिए एक यूनिट, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिलेटिव प्राइस रेशियो है 1:1 है। तो कंट्री वाई भी अग्री कर गया। तो अब क्या होगा कि कंट्री एक्स सिर्फ व्हीट ही बनाएगा, राइट। तो पहले ये व्हीट तो वो बना ही रहा था 10 आवर्स में, अब ये 1 राइस की जगह भी वो व्हीट ही बनाएगा, राइट। लेकिन उसे व्हीट बनाने में सिर्फ 10 आवर्स लगता है, तो अब वो टोटल 20 आवर्स में 2 यूनिट व्हीट बना पा रहा है। अब कंट्री एक्स क्या करेगा, जो ये एडिशनल यूनिट व्हीट है वो ये कंट्री वाई को देगा, और बदले में कंट्री वाई उसे क्या देगा, 1 यूनिट राइस देगा, क्योंकि आपका ट्रेड अग्रीमेंट यही है, राइट। 1:1 रेशियो में आपको एक्सचेंज करना है। अब देखिए फाइनली कंट्री एक्स के पास 1 यूनिट व्हीट है एंड 1 यूनिट राइस है, लेकिन वो ये अचीव कर पा रहा है सिर्फ 20 आवर्स में, है ना। पहले उसे खुद बनाने में 1 यूनिट व्हीट एंड 1 यूनिट राइस बनाने में 30 आवर्स लगता था, लेकिन ट्रेड की वजह से देखिए उसके पास 1 यूनिट व्हीट एंड 1 यूनिट राइस उसको ऑब्टेन हो गया, लेकिन वो सिर्फ वो 20 आवर्स में कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पे उसको फायदा क्या हुआ, उसको 10 आवर्स का फायदा हुआ, 10 आवर्स वो सेव कर पाया, राइट। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा द गेन फॉर एक्स इज 10 लेबर आवर्स। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, राइट। आपको देखिए ये क्वेश्चन से पता चल रहा है कि ट्रेड की वजह से कैसे कंट्रीज गेन कर सकते हैं, राइट। ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल बन गया आपके लिए। अब सिमिलरली आप कंट्री वाई की भी गेन निकाल सकते हो, आप निकाल के दिखाओ, आप एक बार ट्राई करो निकालने की, और कमेंट में लिखो कि कितना गेन है कंट्री वाई का, कितना आप निकाल पाए। और जो भी कमेंट में करेगा मैं उसके कमेंट में करेक्ट या इनकरेक्ट लिख दूंगी, ताकि आपको पता चलेगा कि आपने सही निकाला या गलत निकाला कंट्री वाई का गेन, ठीक है। तो आपके लिए ये चैलेंज है, कंट्री वाई का गेन निकाल के दिखाओ आप। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, assume India and Bangladesh have unit labor requirement for producing tables and maths as shown in the figure below. It follows that, तो देखिए अगेन यहाँ पे दो कंट्रीज दिया हुआ है, इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड दो प्रोडक्ट्स है टेबल्स एंड मैथ्स जो ये बनाते हैं, राइट। और ईच कंट्री को कितना टाइम लगता है ये दो प्रोडक्ट्स बनाने में, वो भी यहाँ पे टेबल पे दिया हुआ है। अब हमें ये ऑप्शंस देखना है और पता लगाना है कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है ना। तो चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, बांग्लादेश हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन मैथ्स। तो देखिए मैथ्स यहाँ पे है, इंडिया को मैथ्स बनाने में 2 घंटा लगता है, बांग्लादेश को मैथ बनाने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। तो देखिए ज्यादा एफिशिएंट तो बांग्लादेश है, राइट। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज तो बांग्लादेश के पास है, लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज है कि नहीं। तो कंपैरेटिव एडवांटेज निकालने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना पड़ेगा, राइट। देखिए बांग्लादेश 1 घंटे में 1 मैथ बनाता है, लेकिन वो इसी घंटे में वो कितना टेबल बना पाता, वो बांग्लादेश के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट। तो 1 घंटे में वो कितना टेबल बना पाता, 1/8, राइट, क्योंकि उसे 8 आवर्स लगता है टेबल बनाने में। सो वो बना पाता
0.125 unit table. So this is the opportunity cost for Bangladesh. Similarly, इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं. देखिए 2 घंटे में वो 1 मैट बना पाता है और यही 2 घंटे में वो कितना टेबल बना पाएगा. सो दैट वुड बी 2 divided by 3. So this would give us 0.67, राइट. तो देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे कम किसके लिए है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है बांग्लादेश के लिए, राइट. और कंपैरेटिव एडवांटेज हमें थ्योरी हमें ये कहता है कि जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है उसी के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है. तो यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज बांग्लादेश के पास है. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है. अब आप स्टेटमेंट बी देखते हैं. देखिए इंडिया हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन टेबल्स. तो चलिए अब मैं ये हटा देती हूँ. अब हम टेबल्स पे फोकस करते हैं. देखिए इंडिया को टेबल्स बनाने में 3 घंटे लगते हैं, बांग्लादेश को 8 घंटा. तो इंडिया ज्यादा एफिशिएंट है, राइट. तो एब्सोल्यूट एडवांटेज तो इंडिया के पास है, लेकिन हमें कंपैरेटिव एडवांटेज निकालना है ना. तो चलिए अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं. 3 घंटे में इंडिया कितना मैट बना पाता, वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग टेबल है, राइट. तो देखिए 3 घंटे में वो कितना मैट बना पाता, 3 divided by 2, ये होगा आपका 1.5. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिया के लिए है 1.5. बांग्लादेश के लिए क्या है? बांग्लादेश को 8 घंटा लगता है टेबल बनाने में और ये 8 घंटे में वो कितना मैट बना पाता, 8 divided by 1, राइट. तो वो 8 मैट बना पाता इस टाइम पे, ठीक है. तो बांग्लादेश के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 8. तो देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम किसके लिए है? टेबल के केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है इंडिया के लिए, राइट. सो इंडिया के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है. सो इंडिया हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन टेबल्स. दिस इज आल्सो करेक्ट. ऑप्शन सी क्या कहता है? बांग्लादेश हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन मैथ्स. तो अगेन मैं ये इरेज कर देती हूँ, ठीक है. अगेन मैथ्स पे आते हैं वापस. देखिए मैथ्स यहाँ पे है. बांग्लादेश को सिर्फ 1 घंटा लगता है, इंडिया का 2 घंटा लगता है. तो एफिशिएंट ज्यादा कौन हुआ? एफिशिएंट ज्यादा हुआ बांग्लादेश, राइट. सो एब्सोल्यूट एडवांटेज किसके पास है? बांग्लादेश के पास है. सो बांग्लादेश हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन मैथ्स. दिस इज आल्सो ट्रू. सो तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमारे ट्रू है. सो आवर आंसर वुड बी डी. ऑल द अबव आर. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 9. Comparative advantage refers to a country's ability to produce some goods or service at the lowest possible cost compared to other countries. B. A country's ability to produce some good or service at lower opportunity cost than other countries. C. Choosing a productive method which uses minimum of the abundant factor. या फिर D, A and B above. तो देखिए आपका आंसर है ऑप्शन बी, राइट. कंपेरेटिव एडवांटेज कब होता है? जब कंट्री का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन गुड्स एंड सर्विस, राइट. तो वही तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा. तो जिस कंट्री का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम था, हमने कहा था कि उसी कंट्री के पास ज्यादा कंपेरेटिव एडवांटेज है, राइट. सो द करेक्ट आंसर वुड बी अ कंट्रीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड और सर्विस एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन अदर countries, ठीक है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 10. Ricardo explained the law of comparative advantage on the basis of opportunity cost, the law of diminishing returns, economies of scale या फिर the labor theory of value. देखिए रिकार्डो ने comparative advantage को डिस्क्राइब किया है on the basis of the labor theory of value. लेकिन रिकार्डो के बाद एक और इकोनॉमिस्ट आया, हावर्नर, जिन्होंने कंपेरेटिव एडवांटेज को डिस्क्राइब किया ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है. तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना. देखिए रिकार्डो को अगर पूछा गया तो रिकार्डो ने तो एक्सप्लेन किया है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के बेसिस में, ठीक है. लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस में किसने एक्सप्लेन किया है? वो किया है हावर्नर ने, ठीक है. तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप आपको सारे एमसीक्यू समझ आ गए होंगे. अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून. तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.